हेलो एवरीबॉडी, स्टडी IQ 99 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज है 29 जनवरी 2022 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर हैं, जिसमें द हिंदू, देन आपके PIB, ऑल इंडिया रेडियो, वेरियस जो आपके इम्पोर्टेंट न्यूज़ पेपर्स हैं उनका मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन लेकर आया हूँ। ये वीकेंड का एक प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे लगे मैंने उनको यहाँ पे तैयार किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, जिसकी लैंग्वेज है ये क्रॉप को लेकर है। द हिंदू का ये क्वेश्चन है और द हिंदू से ही मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज है, विद रेफरेंस टू द जायद क्रॉप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, जायद क्रॉप्स आर विंटर सीजन क्रॉप्स। बिल्कुल करेक्ट है। जायद की जो फसल होती है वो विंटर शीत ऋतु में उगने वाली फसल होती है, जिसमें इंपॉर्टेंट आपके कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो जैसे सेकंड स्टेटमेंट में दे रखा है, सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद सीजन आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर्स, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो आपके सी हो जाएगा, बोथ वन एंड सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की लैंग्वेज है, विद रेफरेंस टू टीपू सुल्तान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन उठाया गया है ये PIB से उठाया गया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। इसमें पहला स्टेटमेंट है, ही वॉज द रूलर ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर बेस्ड इन साउथ इंडिया एंड पायनियर ऑफ रॉकेट आर्टिलरी। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि साउथ इंडिया में जो मैसूर किंगडम था उसका ये रूलर है, और टीपू सुल्तान के टाइम पर जो मैसूर है उसने एक अपनी पैरामाउंटेसी को टच कर लिया था, और मैसूर को जीतने के लिए ब्रिटिशर्स ने 4 युद्ध किए थे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो 1767 से 69 तक चला था। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो 1780 से 84 तक चला था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो 1790 से 92 तक चला था। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में चला था। और यहीं पर जो निजाम है, देन मराठास हैं, देन आपके इंडिया के वेरियस जो रीजनल रूलर थे उन सब ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया और टीपू सुल्तान को फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में हरा दिया था। और यहीं पर ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को हारने के बाद मैसूर एम्पायर को ब्रिटिश एम्पायर में एक पार्ट में रखा गया था, क्योंकि वाडियार जो यहाँ पे डायनेस्टी थी उसके रूलर को एक नाम मात्र का राजा बनाकर मैसूर में बैठा दिया था, और वहां पे जो एक रेवेन्यू राइट्स थे वो ब्रिटिश एम्पायर ने अपने हैंड ओवर कर लिए थे। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसे टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं, या शेर मैसूर का नाम भी दिया जाता है टीपू सुल्तान का। देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, he expanded the iron-cased Masurian rocket, commissioned the military manual फादुल मुजाहिदीन। सेकंड स्टेटमेंट भी पूरी तरह से करेक्ट है, और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए है 1 ओनली, बी है 2 ओनली, और सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो आंसर तो इसका आपके सी हो जाएगा। उसके थोड़ा सा ना इसके बारे में जान लो आप। जो मैसूर एम्पायर है, तो टीपू सुल्तान के फादर थे हैदर अली। हैदर अली ने ही मैसूर में एक तोपखाने का निर्माण किया था, और ये एक नॉर्मल फैमिली में ही इनका बर्थ हुआ था। बट टीपू सुल्तान के जो फादर हैदर अली थे वो धीरे धीरे आर्मी में अपना वर्चस्व बढ़ाते चले गए, और इन्होंने क्या है एक ग्रेट मैसूर एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट किया था। टीपू सुल्तान ऐसा पहला रूलर है इंडिया का जिसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लॉन्च किया। जिस टाइम पर इंडिया में मैसूर को कैप्चर करने के लिए ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा एक इफर्ट कर रहे थे, तो यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो वहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर एक डेमोक्रेटिक अलायंस बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब
तो जैकोबिन क्लब को ही टीपू सुल्तान ने ज्वाइन किया था, तब जाकर इंडिया की एक स्टार्टिंग एक फॉरेन पॉलिसी की नींव रखी गई। और कहते हैं कि भारत में विदेश नीति का जो एक शुरुआत करने वाला रूलर था वो टीपू सुल्तान है। इसलिए आपको ये पॉइंट अलग से भी याद रखने, स्टैटिक जीके के पर्पज से भी। और ये स्टेटमेंट जो इसमें दिए गए थे करंट अफेयर में, वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दे रखा है तैली तैली नीलामपुरम एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, और वो रिसेंटली न्यूज में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्वेश्चन यही आपके बोला गया है कि IBA जो तैली नीलामपुरम इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन। स्टेटमेंट है इसमें आपके आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र। आंसर है इसमें आंध्र प्रदेश। ये यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं ये माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं और एवरी ईयर यहाँ पे आके स्टे करते हैं। तो ये भी आपके ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज है, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज है, इसलिए यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये, तो मैंने इसका क्वेश्चन बना लिया और इसका आंसर आपके आंध्र प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, तीवा जो लालुंग है इज एन एथनिक ग्रुप मेनली इनहेबिटेटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसमें ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात। डी है नन ऑफ द अबव। देखिए इसमें से चारों में से कोई सा नहीं होगा, डी आंसर होगा। ये जो तीवा एथनिक ग्रुप है ये असम में है, असम में है। और द हिंदू की ये न्यूज है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जो तीवा एक एथनिक ग्रुप है, तो इसको लेकर आपके पूरा पैरा आया है द हिंदू में। तो वहां से ही आपके तीवा जो एक कम्युनिटी है, एथनिक ग्रुप है, चर्चा के विषय बना हुआ है। तो यहाँ से मैंने इसको क्वेश्चन को कट पेस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो देखिए इसमें आपके ए है 25 जनवरी, बी है 21 जनवरी, सी है 26 जनवरी और डी है 29 जनवरी। आंसर होगा 25 जनवरी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करवाया गया था। और जो पार्लियामेंट में एक चैम्बर हुआ करता था 1950 में, वहीं पर इसको एस्टेब्लिश करवाया गया था। बाद में फिर इसको एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में एस्टेब्लिश करवाया गया। और पहले जो इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सिंह, सुकुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, with reference to the INS कुकरी consider the following statement। कुकरी देखिए एक शिपयार्ड है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अभी नेवी ने इसको आपके एक एक्सरसाइज के रूप में इसको शो भी किया था। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, इट इज द लीड शिप ऑफ द इंडियन नेवी कुकरी क्लास कॉर्बेटीज। बिल्कुल ठीक है, ये नेवी के द्वारा एक इंडिया का ही एक शिप को लीड करने वाला एक शिप यार्ड है। सेकेंड है, इट वॉज बुल्ट बाय कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। हाँ, इसको बनाया गया आपके कोचीन शिपयार्ड के थ्रू ही बनाया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 के जो स्टेटमेंट आपके फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा, सी आपके करेक्ट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग वर अवॉर्डेड पद्म विभूषण दिस ईयर। तो देखिए पद्म विभूषण से जो आपके व्यक्ति अवॉर्डेड किए गए हैं उनके कुछ नाम दिए गए। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आप स्टेटमेंट वाइज देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट है MS प्रभा अत्रे, सेकंड है श्री गुलाम नबी आजाद, और 3 है श्री बुद्धा देव भट्टाचार्य जी। तो भट्टाचार्य जी जो हैं ये दो जो स्टेटमेंट है इसमें, जो सेकंड और थर्ड है, इन्हें पद्म विभूषण नहीं दिया गया, इन्हें
दूसरा अवार्ड दिया गया जो 104 व्यक्तियों को मिला है। पद्म विभूषण जो मिला है इसमें सिर्फ आपके प्रभा अत्रे को मिला है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो आपके ए होगा। सेकंड भी आपके गलत हो जाएगा, थर्ड भी और आपके फोर्थ भी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी जो 26 जनवरी 2022 को इंडिया की में जो आपके गेट दिल्ली में जो परेड हुई है उसमें कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण और कितने व्यक्तियों को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे पद्म विभूषण की बात की जा रही है, तो पद्म विभूषण जो अवार्ड है वो इसमें इन 3 पर्सनैलिटीज में एक पर्सनैलिटी को मिला है, 2 पर्सनैलिटी को पद्मश्री मिला है, और भी बहुत सारे 104 मैंने जैसे आपको नाम बताया। तो आपने कितना याद किया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी cooperation between India and France and MOU was signed between Institute Pasteur and which of the following organization with the scope for cooperation in health research? Option है CSIR, DRDO, AIMS, IIT बॉम्बे। तो इसका जो अभी इंडिया ने एक कोऑपरेशन के रूप में यूके के साथ, फ्रांस और यूके के साथ जो आपके एग्रीमेंट साइन किया है वो काउंसिल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है, CSIR ने। तो आंसर आपके ए हो जाएगा। ये भी आपके द हिंदू का आर्टिकल है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज मिस मेलिनिया साल्विनी। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनको एक एक ड्रेस भी किया गया था, इनके ऊपर शोक संदेश भी भेजा था, क्योंकि ये अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो ये कौन है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एन इटालियन बॉर्न फ्रेंच एक्सपोनेंट टीचर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। सेकंड है नासा साइंटिस्ट, सी है इंडियन एथलीट और डी है नन ऑफ द अबव। आंसर होगा एन इटालियन बॉर्न फ्रेंच एक्सपोनेंट एंड टीचर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। इनकी हाल ही में डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोलार्ड पुल टर्क्स रिसेंटली सीन इन न्यूज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय। तो इसमें बोलार्ड पुल जो है ये भी शिपयार्ड है जो बात की जा रही है। तो किसने इसको बनाया है जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है? इसमें पहला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम, बी है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, डी है नन ऑफ द अब। आंसर होगा इसका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम। तो जो अभी ऑप्शन में हम पढ़ रहे थे इसमें, तो इसका आंसर आपके फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद रेफरेंस टू द MOIL कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। MOIL एक कंपनी है और ये कंपनी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये इंडियन एक्सप्रेस का मैंने एक न्यूज उठाया है, वहां से ये क्वेश्चन बनाया है। तो इसमें दे रखा है पहला स्टेटमेंट, इट इज अ नवरत्ना कंपनी। देखिए ये नवरत्ना कंपनी नहीं, मिनी रत्ना कंपनी है। मिनी रत्ना कंपनी है। तो किसी दिन डिस्कस करेंगे महारत्ना कंपनी, नवरत्ना कंपनी और मिनी रत्ना कंपनी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। तो आंसर इसमें 11 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड इन द कंट्री एवरी ईयर ऑन। तो ऑप्शन ए है 24 जनवरी, बी है 22 जनवरी, सी है 19 जनवरी और डी है 10 ऑफ जनवरी। आंसर होगा 24 ऑफ जनवरी। अभी निकला है। तो मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि मैं इस वीक के करंट अफेयर लेकर आया हूँ। ये ऐसा नहीं कि आज 29 जनवरी, तो 29 जनवरी की आपको करंट अफेयर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 होगा, लॉजिंग का एरिया रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड। देखिए अभी आपको देखा होगा न्यूज में एक बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि जो यूक्रेन है उस पे रसिया अटैक करने वाला है, अमेरिका उसके सपोर्ट में आ रहा है। तो यूक्रेन ने वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं जो कैपिटलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया है
तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चर्चा का विषय बनाओ कि लॉजिंग का एरिया किसके कब्जे में है कहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, यूएसए दे रखा है, चाइना दे रखा है, सर्बिया दे रखा है। तो सर्बिया यूक्रेन के पास ही आता है। तो लॉजिंग का जो एरिया है सर्बिया में लोकेटेड है। और सर्बिया में भी क्या है आपके वहां पर भी एथनिक ग्रुप को लेकर बहुत ज्यादा एक जैसे कन्वर्जेशन को लेकर, देन आपके एक एथनिक ग्रुप को, आपके एक एक्सप्लॉइटेड को लेकर बहुत ज्यादा ये चर्चाएं बनी हुई है। तो ये लॉजिंग का जो एरिया है यूक्रेन के बॉर्डर से ही लगता मिलता जुलता है, तो इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ। तो यहाँ पे लॉजिंग का जो एरिया होगा वो सर्बिया में आता है, जो यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है। नेक्स्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि साउथ एशिया में पहली महिला होंगी जो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज बनेंगी, और इंडिया में 2027 को हो सकता है इंडिया की पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमको मिले फीमेल के रूप में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली स्वर्न इन एज द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट फीमेल जज। तो ऑप्शन है आयशा मलिक, बी है फातिमा बीबी, सी है ताहिरा शाबदर, और डी है नन ऑफ द अबव। आंसर है इसमें आयशा मलिक। और इंडिया में 2027 में भारत की फर्स्ट फीमेल जज अपॉइंट होंगी प्रोबेबली, अगर कुछ आपके ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ था। जो हमारा एक सिस्टम चला आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा, तो जो 34 जजेस होते हैं उसमें जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसी को इंडिया के प्रेसिडेंट औथ कराते हैं एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। तो 2027 में इंडिया की जो चीफ जस्टिस होंगी फीमेल होंगी वो पहली महिला जज होंगी। अभी तक 34 जजेस में जो 34 जज हैं, जिसमें आपके 33+1 का इसको रेशियो चलता है, इसमें 3 फीमेल जजेस हैं। अब उसमें से एक जो महिला होंगी वो सीनियर मोस्ट जज हैं, जो 2027 में शायद भारत को पहली एक महिला जज के रूप में मिलेंगी। तो आई होप आपको आज का सेशन पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि दिस चैनल, दिस वीडियो, दिस सेशन इज बेनिफिशियल फॉर अस, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू।